नमस्कार प्रिय भैया बहन, आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसे पहले हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ लिए थे और आज हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वह सेकंड में पढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है। आप सबको मालूम है कि यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर और इंडो चाइना में जो राष्ट्रवाद चैप्टर है उस दोनों में से कोई एक ही चैप्टर पढ़ना रहता है, जो बोर्ड के नियमानुसार कभी फर्स्ट चैप्टर और कभी सेकेंड चैप्टर बदलता रहता है। लेकिन भारत में जो राष्ट्रवाद चैप्टर है उसमें बदलाव न के बराबर होता है, कभी नहीं भी होता है। इसलिए हम लोग शुरुआत उसी से करते हैं। तो राष्ट्रवाद शब्द को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का वीडियो पहले डाल दिया है। साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं भी हो रही है, हो चुकी है, उसमें यह पढ़ाया जा रहा है। अब जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वह है बोर्ड के अनुसार जो फिर से हम लोग को नया चैप्टर दिया गया है इस बार, इस साल जो कटौती की गई है सिलेबस में, उस सिलेबस के अनुसार हम लोगों को जो चैप्टर दिया गया है वह है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो हमारे किताब का सबसे पहला चैप्टर है। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यह राष्ट्रवाद शब्द से हम लोग पूर्व परिचित हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। राष्ट्रवाद क्या है इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यह राष्ट्रवाद शब्द बार बार हम लोगों के सामने आ रहा है, तो इसको फिर से जाने। इसे राष्ट्रवाद पर हम लोग व्यापक चर्चा कर चुके हैं। तो यह जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, इससे पहले हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का उदय पढ़े हैं। भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो जिस तरह से भारत का इतिहास हमने पढ़ा है वैसे ही हमें संपूर्ण यूरोप के इतिहास तो इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी यूरोपीय जितनी भी सभ्यता है उसको अगर हम जानेंगे तो राष्ट्रवाद समझने में बड़ा आसान हो जाएगा। अब है कि यूरोपीय सभ्यताओं का किस प्रकार से उदय हुआ था और राष्ट्र जो है, राष्ट्रवाद का जो निर्माण हुआ था वह किस परिस्थिति में हुआ था। राष्ट्रवाद पर हम लोग राष्ट्रवाद का अर्थ और विभिन्न क्लास के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूपेण समझ चुके हैं। इसलिए आज हम लोग ज़्यादा राष्ट्रवाद पर डीपली नहीं जाएंगे। फिर भी एक परिभाषा के तहत राष्ट्रवाद सामान्य अर्थों में एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदाय के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की भावना से संबंधित है। यह बिल्कुल शॉर्ट में आपको इसका परिभाषा हम बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर में इस पर हम लोग डीपली चर्चा कर चुके हैं। अब है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का यह विचार कब और कैसे आया। यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार आने से पहले राष्ट्र निर्माण की भूमिका क्या थी, यूरोपीय सभ्यता किस प्रकार का था। तो यह जो राष्ट्रवाद का विचार है यह यूरोप में कैसे आया। आप जानते हैं या समझ चुके हैं कि आज से पहले 18वीं शताब्दी में क्या था, पूर्ण रूपेण राजतंत्र था। चाहे वह भारत हो या यूरोपीय देश हो, सभी जगह क्या था, पूर्ण रूपेण राजतंत्र था। और राजतंत्र का उदाहरण हम लोग फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ चुके हैं। 1789 की जो क्रांति हुई थी, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद, या पहले का जो इतिहास है 1789 से पहले किसका शासनकाल था, लुई 14 के शासनकाल से हम लोगों ने पढ़ा है। लुई 14 के जो शासनकाल हुआ, फिर लुई 15 का शासनकाल हुआ, लुई 15 के बाद लुई 16 का शासनकाल हुआ। तो ये जो लुई 16 के शासनकाल को हम लोग पढ़े थे, और उस समय हम लोग पढ़े थे कि यूरोप जो था वह पूर्ण राजतंत्र था और राजा जो होता था वह क्या होता था, निरंकुश होता था। तो समय के साथ इसी निरंकुशता ने क्या किया, राष्ट्रवाद का जन्म दिया। तो हम सबसे पहले यह जानेंगे कि निरंकुश है क्या, निरंकुशवाद है क्या। निरंकुशवाद का मतलब जानने के लिए आप जानेंगे कि निरंकुशवाद कहते किसे हैं। निरंकुशवाद का मतलब है ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था
जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, इसे निरंकुश सरकार कहते हैं। जिसकी सत्ता पर, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, वह जो चाहे वह कर सकता है। वह अपनी मर्जी से किसी को फांसी दे सकता है, किसी को माफ कर सकता है। इसे क्या कहते हैं? निरंकुशवाद कहते हैं। तो यूरोप में राजतंत्र था और राजा निरंकुश होता था। समय के साथ इसी निरंकुशता ने क्या किया? राष्ट्रवाद को जन्म दिया, और यही राष्ट्रवाद क्रांति को जन्म दिया। क्रांति क्यों होती है यह हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि कोई भी क्रांति तब होती है जब जनता में, लोगों में असंतोष होता है, और वही असंतोष क्रांति को जन्म देता है। तो इसको जानने के लिए हमने, उदाहरण के लिए, हमने पहले भी पढ़ा है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि राजा निरंकुश था। निरंकुशता को समाप्त करने के लिए जनता में असंतोष हुआ, और निरंकुशता को समाप्त करने के लिए क्रांति हो गई। फिर यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फिर अभी हम लोग इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, सब इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से हम जानेंगे कि यह जो यूरोप था, उस यूरोप में, यूरोप महादेश में, इसके विभिन्न देशों में किस तरह से, विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से इस निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ, इस निरंकुश शासन से मुक्ति के लिए किस प्रकार से क्रांति हुई, अर्थात किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यह राष्ट्रवाद कैसे लोगों के विचारों में आया, कैसे लोगों के मन में आया, किस प्रकार से लोगों की भावनाओं में आया, तो फिर किस तरह से लोग एक स्वतंत्रता की कल्पना करने लगे। इस कल्पना को भी यहाँ एक शब्द में बताया गया है। यह कल्पना है क्या? कल्पना जो है यहाँ दिया है, यह जो कल्पना है वह, उसको यहाँ एक शब्द दिया गया है, कल्पनादर्श या यूटोपिया। कल्पनादर्श मतलब किस तरह से यह जो राजतंत्र था, इसको समाप्त करके लोगों ने किस तरह से कल्पना किया कि एक ऐसा समाज का व्यवस्था करेंगे जिसमें हमें पूर्ण रूपेण समानता मिलेगी। तो इस समानता के सिद्धांत को देने के लिए जो उस समय के लेखक, उस समय के कवि, उस समय के चित्रकार, उस समय के सामाजिक कार्यकर्ता, उस समय के क्रांतिकारी, उस समय के जितने भी लोग थे, जितने भी समाज के प्रबुद्ध वर्ग थे, उनके मन में किस तरह का विचार आया, उन्होंने किस तरह के समाज की कल्पना किया, इसका चित्रण यहाँ किया गया है। तो यहाँ एक चित्रकार का कल्पना आया है जो इस चैप्टर में दिया गया, हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले यह जान ले कि कल्पनादर्श का क्या मतलब है। इसका मतलब है एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका सरकार होना लगभग असंभव होता है। क्यों असंभव होता है? इसलिए असंभव होता है कि अभी अभी आपने पढ़ा है कि राजा निरंकुश होता था, जनता का उस पर कोई अंकुश नहीं होता था। और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में आप पढ़ चुके हैं, क्रांति क्यों हुई थी? निरंकुशता के विरोध में हुई थी। तो फिर इस निरंकुशता का अंत करके किस तरह से ऐसा समाज बनाया जाएगा जो काफी उस आदर्शों से भरा पूरा होगा, और ऐसा समाज का कल्पना होगा जो जिसमें सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। ऐसा समाज का कल्पना करना उस समय के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बात थी, बहुत ही टेढ़ी खीर थी, क्योंकि इस तरह की समाज उस समय था ही नहीं। पूर्ण रूपेण जो समाज था वह निरंकुश शासन के अधीन था। तो भला इस तरह की कल्पना जिसमें सबको बराबर का अधिकार हो, लेकिन इसके उस समय भी ऐसे विचार वाले बहुत सारे लोग थे जिनके प्रयास से शायद यह राष्ट्रवाद का उदय हो चुका। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप यहाँ चित्र 1 में एक चित्र देख रहे हैं जो आपको देखने को मिला है। इस चित्र के माध्यम से आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे, इस चित्र के माध्यम से क्या बताया गया। इस चित्र में 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जो इसी कल्पनादर्श पर आधारित था। कल्पनादर्श क्या था? फ्रेडरिक सारियो की जो यूटोपिया थी,
कल्पनादर्श थी वह क्या था? वह था निरंकुश शासन का अंत और एक आदर्शवादी समाज की व्यवस्था, एक आदर्शवादी समाज की कल्पना। तो इसके लिए यह कलाकार, यह जो चित्रकार था, इसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। जो 4 चित्र इस चित्रकार की कल्पना पर आधारित था। उसने कल्पना किया था कि एक ऐसा समाज का निर्माण होगा जो बिल्कुल स्वतंत्रता पर आधारित होगा। पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोगों को स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाया गया है। आप देख सकते हैं, आपको जो किताब है, किताब सामने रख के आप देखिए चित्र में क्या दिखाया गया है कि पहला अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था। तो यहाँ जो महिला का चित्र दिया गया है, एक हाथ में क्या है, उनके हाथ में मशाल है। और आपने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा है कि फ्रांसीसी क्रांति में जो स्वतंत्रता की कल्पना की गई है, स्वतंत्रता की वंदना की गई है, वह क्या है, एक प्रतिमा का जो दिया है, एक महिला की प्रतिमा है जो स्वतंत्रता का प्रतीक उनको माना गया है। भारत के भी जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें भी हम देखे हैं कि भारत को एक माता के रूप में हम लोगों ने स्वतंत्रता का प्रतीक माना। तो यहाँ दिखा रहा है कि पहले चित्र में अमेरिका और यूरोप के लोग स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। फिर दिखाया गया है नीचे कि प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए। मतलब चित्रकार ने जितने भी निरंकुशता का संस्थान था उसको पूर्ण रूपेण तोड़ फोड़ कर बिखेर दिया है। इस तरह की कल्पना किया है कि निरंकुश शासन का अंत होगा और नई शासन व्यवस्था, आदर्शवादी समान समाज और समान हक अधिकार वाले समाज का निर्माण होगा। इसलिए सरयू ने कल्पनादर्श में दुनिया के लोग को अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटा हुआ दिखाया है। उसने दिखाया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्जरलैंड राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। अब यह राष्ट्र राज्य क्या है? राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे हुआ है? राष्ट्र राज्य क्या है? राष्ट्र राज्य के निर्माण कैसे हुआ है, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, जो क्रांतिकारी तिरंगे से फ्रांस की पहचान बनी थी, फ्रांस का जो स्वतंत्रता का प्रतीक बना था, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्रांस में महिला का जो स्वतंत्रता की प्रतिमा को जो बनाया गया था, आदर्श के रूप में प्रेषित किया गया था, वहाँ स्वतंत्रता के लिए तिरंगे झंडे को भी बताया गया था। तो इस तरह से फ्रांस में राष्ट्र राज्य का गठन हो चुका था। लेकिन जर्मनी में अभी भी राष्ट्र राज्य का गठन नहीं हुआ था। इसका क्या कारण था, अब हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में ऐसे कई विषय है जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने चित्र के माध्यम से किया है। यहाँ जो चित्र बनाया है, इस चित्र में इस तरह से चित्रकार ने स्वतंत्रता का पूर्ण रूपेण कल्पना किया है, स्वतंत्रता का आदर्श प्रस्तुत किया है जो राष्ट्रवाद को जन्म देती है। और इसी राष्ट्रवाद से संपूर्ण यूरोप में राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है और यही राष्ट्र राज्य पूर्ण रूपेण सभी देश को, सभी लोगों को समानता आधारित सामाजिक व्यवस्था का गठन करती है। चलिए इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 19वीं सदी में राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इस तरह के विचार से, इस तरह के भावनाओं से प्रेरित होकर इस तरह की राष्ट्रवादी व्यवस्था, राष्ट्रवादी भावना लोग के मन में आई, जिससे संपूर्ण यूरोप में उथल पुथल मच गया। अतः कोई भी क्रांति होती है तो उससे क्या होता है, परिवर्तन होता है। और इन परिवर्तन से यूरोप में क्या हुआ, जितने भी वंशानुगत शासन व्यवस्था थी, सभी जगह वंशानुगत शासन अर्थात बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया।
अब देखेंगे हम लोग कि यह राष्ट्र राज्य है क्या, राष्ट्र राज्य से क्या मतलब होता है, किस तरह से राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आया। तो याद यह है कि राष्ट्र राज्य का मतलब होता है एक राष्ट्रीयता। जैसे भारत को ही देख लीजिए, हम एक झंडे के नीचे हैं, एक राष्ट्र है लेकिन विविधताओं का देश है। लेकिन यहाँ यह बात नहीं दिया है, यहाँ दिया है कि राष्ट्र राज्य का मतलब होता है एक राष्ट्रीयता, अर्थात जब एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति के आधार पर एक राजनीतिक इकाई का गठन होता है तो हम उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। अर्थात जब एक भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर एक राजनीतिक इकाई का गठन कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्र राज्य कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भारत में न एक भाषा है, ना भारत में एक धर्म है, ना भारत में एक वेशभूषा है, अब विविधताओं का देश है, तो फिर इसका गठन कैसे हुआ, राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे हुआ। इसके लिए हम लोग पहले भी पढ़े हैं, भारत विविधताओं में होते हुए भी आप लोग इसका सवाल खोजेंगे कि किस तरह से, जवाब खोजेंगे कि किस तरह से राष्ट्र राज्य का भारत में निर्माण हुआ था। यह हमारी पूर्ण संस्कृति, हमारी विरासत इस राष्ट्र राज्य के निर्माण में सहयोगी सिद्ध हुआ है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि यह राष्ट्र का विचार और राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र राज्य के निर्माण में और इस निरंकुश शासन के समाप्ति के लिए किस तरह से हम लोगों ने यह यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उस पर हम लोग किस तरह से वह उदय हुआ आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, आपका पहला टॉपिक है, इस राष्ट्रवाद के उदय में पहला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। आपको मालूम है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति के साथ ही हुई। सबसे पहले फ्रांस के शासक लुई 14, उनका शासनकाल 1643 से लेकर 1715 तक पूरे यूरोप में था और लुई 14 ऐसा शासक था जिसने आजीवन शासन किया। लुई 14 ऐसा शासक था जिसने आजीवन शासन किया। 72 वर्ष 110 दिन का इसका शासन था। इसका शासन कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा शासन व्यवस्था थी। लेकिन उनके मरने के बाद लुई 15 शासन में आए। 1715 से लेकर 1774 तक इनका शासन था और यह काफी अयोग्य शासक थे, निरंकुश थे और ऐशो आराम एवं युद्ध में राजकोष को खाली करना इनका मुख्य काम था। यह सारी जितनी भी राजकोष का धन था अपने ऐश आराम में समाप्त करते थे। इंग्लैंड के साथ इन्होंने कई वर्षों तक युद्ध किया, 7 वर्षों तक लगभग इन्होंने युद्ध किया और इसके चलते संपूर्ण राजकोष खाली हो गया। तो यह लुई जो 15 का शासनकाल था, यह बिल्कुल खराब व्यवस्था थी, बहुत अयोग्य शासक था और पूरा राजकोष को समाप्त कर दिया। और जब लुई 16 गद्दी पर बैठा तो राजकोष खाली पाया। आपने पढ़ा है कि फ्रांस का जो समाज था वह 3 स्टेट में बटा था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन आते थे, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे और तृतीय स्टेट में कौन आते थे, इसको आप जरा याद कीजिए। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट में साधारण वर्ग आते थे। आपको यह भी मालूम है कि प्रथम स्टेट के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था, उसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था क्योंकि उन्हें वंशानुगत शासन व्यवस्था के अधीन विशेषाधिकार प्राप्त था। और क्रांति क्यों हो रही थी, वंशानुगत शासन को समाप्त करने के लिए हो रही थी। तो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था, तृतीय स्टेट के लोगों को राज्य में जितना भी टैक्स था उसको देना पड़ता था। लेकिन यहाँ तृतीय स्टेट के लोग काफी निम्न स्थिति में थे, निम्न वर्ग के लोग थे जिन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी और टैक्स के बोझ से वे मारे जा रहे थे। इसी समय
18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसने विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की। उसी तृतीय स्टेट के पढ़े लिखे लोगों ने विशेषाधिकार के अंत करने की कल्पना की। और आपको मालूम होगा कि फ्रांस में स्टेट जनरल का चुनाव होता था, यह आप पहले पढ़े भी हैं। तो स्टेट जनरल का जब चुनाव हुआ उसमें असमानता को देखते हुए क्या हुआ, नेशनल असेंबली बना दिया गया। यह स्टेट जनरल के चुनाव में आपने पढ़ा है कि स्टेट जनरल का जो चुनाव होता था उसमें प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट दोनों से एक एक मत देना पड़ता था, तीनों से, और जिसकी बहुमत होती थी किसी न किसी प्रकार से बहुमत प्रथम और द्वितीय की हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तृतीय स्टेट ने सार्वजनिक मताधिकार पर जोर दिया और स्टेट जनरल में उसकी बात जब नहीं मानी गई तो उसने एक अलग संगठन बना लिया जिसका नाम था नेशनल असेंबली। क्या बना लिया? नेशनल असेंबली। अब यह जो नेशनल असेंबली थी यह एक अलग तरह की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना चाह रही थी। अर्थात इसने नेशनल असेंबली के द्वारा क्या हुआ, अलग प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ध्यान करेंगे। और इसने स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत दिया। और क्या हुआ, फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। फ्रांस क्या हो गया, एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। और फ्रांस में नया संविधान लागू हो गया जिसमें अब उसमें जितने भी वहाँ के सक्रिय नागरिक थे वह संविधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान की भी भावना का उदय हुआ और फ्रांस में नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। इस प्रकार फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के विचार को आगे बढ़ाया गया और फ्रांसीसी राष्ट्रवाद का जो विचार आया इससे वहाँ के संपूर्ण यूरोप के लोगों को प्रेरणा मिली। संपूर्ण यूरोप के लोग अब राष्ट्रवाद के विचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए और इस तरह से वहाँ एक नए राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। आप इसके बाद पढ़ेंगे कि फ्रांस में नया झंडा तिरंगा चुना गया, फ्रांस में राष्ट्रवाद का विचार आ गया, नेशनल असेंबली हुआ। तो और भी तो बात है, और सारी बात है इसमें कि फिर यह नेशनल असेंबली क्यों समाप्त हो गया, फिर से किस तरह से जैकोबिन क्लब आ गया, किस तरह से नेपोलियन का उदय हुआ। इन सारी बातों को जानने के लिए हम फिर से अगले वीडियो में आएंगे, अगले वीडियो को देखेंगे। आज इतना ही। आज आप इस चित्र के माध्यम से राष्ट्रवाद का जो विचार है उसको आप समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। चित्र मैं इसमें नहीं डाल पाई हूँ, आप एक बार उस चित्र को अपने पुस्तक के फर्स्ट पेज को जरूर देखेंगे और देखने से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से चित्रकार ने समानता आधारित राष्ट्र की कल्पना की गई है और निरंकुशता को समाप्त करने पर उसने विचार दिया है। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में।